वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स डिस्कवरी। मैं आपका मेंटोर और टीचर भी। चलें, अच्छा, सबसे पहले जो हमने जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है वो हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये एक मतलब ये तीन चीज़ें हैं जो हमें आज डिस्कस करनी है। उसमें वेरिएबल्स भी हैं और डाटा टाइप्स भी हैं। ये हर प्रोग्रामिंग मतलब सी लैंग्वेज या फिर आपकी पाइथन या फिर मतलब किसी भी लैंग्वेज की जो कुछ बेसिक्स होती हैं वो हमने समझनी होती हैं, तभी हम मज़ीद जो है वो कोड वगैरह अगर कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या करना है और ये चीज़ें कैसे चल रही हैं और कैसे नहीं चल रही। सबसे पहले अगर हम बात कर लें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की, तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपने जैसे देखें दो वर्ड से मिलकर बन रहा है प्री और प्रोसेसर। प्री का मतलब जैसे आपको पता होता है कि पहले, और प्रोसेसर का मतलब हम कह लेते हैं कि प्रोसेसर का मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर काम करना, यानी कि प्रोसेसिंग करना। अब जब भी आप कोड एक चलाते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ें ऐड की जाती हैं वो आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ही होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अब होते क्या हैं? बेसिकली इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये हैश से लिखे जाते हैं, ऐसे स्टार्ट होते हैं। इसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। क्या इंक्लूड किया जाता है? कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड की जाती है। तो ये आपका जो ये वाला हिस्सा होता है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसको लिखने का तरीका जो होता है वही है। डेफिनेटली हर चीज़ के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, इसी तरह आपकी जो प्रोग्रामिंग है उसके भी कुछ रूल्स हैं। अब इनको इंक्लूड या इनको ऐड करने का, इनको लिखना ही क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अगर हमें बाज़-औक़ात अगर हम एक ये वाला हिस्सा जो है ये हमारी लॉजिक्स हैं या हमने कुछ चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं तो इसके अंदर हमें बाज़-औक़ात इनपुट फंक्शंस की इनपुट मतलब आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है कि कोई वैल्यू कीबोर्ड के ज़रिए ऐड करनी है तो हमें इसकी ज़रूरत, इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कभी हमने स्क्रीन पर कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो हमें आउटपुट फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी अगर मैं लिखूँ studio.h, तो इसका क्या काम है कि इसने इनपुट फंक्शन और हमें हमें अलाउ करना होता है कि हम ये दोनों काम जो है वो करवा सकें। इसके अलावा मज़ीद भी इसके कुछ काम होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये सबसे पहले मतलब उस प्रोग्रामिंग को पता कैसे लगता है कि इसने ये वाला जो है वो रन करना है, या इसका मतलब जो है वो studio.h का मतलब है वो इनपुट आउटपुट ही है। इसमें जो एक चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस होती हैं बुक्स के। यहाँ पे हम उर्दू का कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश का कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम हिस्ट्री का कर लेते हैं और इस तरह सो ऑन। तो इस सेक्शन में सिर्फ उर्दू से रिलेटेड ही बुक्स पढ़ी होंगी, ठीक है, उर्दू बुक्स, और इससे रिलेटेड बुक्स पढ़ी होंगी। मतलब हर सेक्शन में अपने हिसाब से बुक्स पढ़ी होंगी। अब studio.h में अपने हिसाब से कुछ फंक्शंस जो है वो कुछ फंक्शंस इससे रिलेटेड इसके अंदर रख दिए गए हैं। जब भी हम उस फंक्शंस को अपने कोड के अंदर, कोड ऑफ लाइन के अंदर इस जगह पे यूज़ करेंगे तो हमें अलाउ होगा कि हम उसको आसानी से यूज़ करें, कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। उसे पता लग जाएगा कि ये चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं हमारे कोड के अंदर, ये लाइब्रेरी जो है ये ऐड कर दी गई है, तो अब हम अगर इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम ईज़िली यूज़ कर सकेंगे। अब सबसे पहले जो चीज़ है कोड के अंदर, अगर हमने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये वाली जो है वो रन होगी, या जो है वो इंक्लूड होगी। इंक्लूड का मतलब प्रोग्राम के अंदर ऐड हो जाएगी, हाँ ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इससे पहले भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होता है। एग्जीक्यूट करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि जब हम रन पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले कोड जो है वो ट्रांसलेट होता है, ठीक है। कोड ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेट होने के बाद आपका लिंकर आता है, लिंकर की बारी आती है। लिंकर के बाद आपकी बारी आती है जनाब, तीसरी चीज़ होती है एग्जीक्यूशन की। ट्रांसलेशन बेसिकली क्या करती है कि आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में जो है वो जो आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही होती है उसको आप उसके अंदर जो है वो चेंज करती है, जो कि मशीन समझ सकती है, यानी 0 और 1 समझने मतलब इस लैंग्वेज में चेंज करती है। तो उससे पहले ही ये वाला काम जो है वो इंक्लूड वाला काम हो जाता है, ठीक है। वो हमें प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर देता है। अब जब हम प्रोग्राम रीड करते हैं तो फिर यहाँ से होता हुआ वो प्रोग्राम जो है वो आगे की तरफ मज़ीद जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक लाइन ऑफ कोड बता दूं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो करते क्या है, एक किस्म का आपको मैं एक शेयर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक हाँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखूँ कि ठीक है,
हाँ, तो इसमें क्या है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर स्पेशल कमांड्स इन C++ दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू कंपाइलर बिफोर इट स्टार्ट कंपाइलिंग द कोड। मतलब कोड को कंपाइल करने से, रन करने से पहले ही, ठीक है, वो आपका सी प्लस प्लस तो नहीं, डिफरेंट में है, सी लैंग्वेज में भी हो सकता है, किसी भी हम किसी भी जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर हम हेडर्स जो हैं या प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स जो हैं वो इंक्लूड करते हैं, ताकि एक ये स्पेशल कमांड होती है, जैसे कि ये बताया जा रहा है कि एक स्पेशल कमांड होती है जो कंपाइलर को दी जाती है कि आपने ये चीज़ें ऐड कर देनी है, ये इंक्लूड कर देना है, ये सब इसको इग्नोर कर दें भी, मतलब कुछ चीज़ें जो है वो आपने इंक्लूड लाजमी कर देनी है कि जिस जो प्रोग्राम के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल तो बेसिकली हमें ये बात समझ आई कि हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की ज़रूरत है, क्योंकि हमने उसको यूज़ करना होता है। अभी हम आगे मज़ीद जब प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते क्या। अब आज अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाई जाए। फॉर एग्जांपल ये 10 है तो ये 10 जो है वो ए के अंदर स्टोर हो रहा है, तो ए जो है वो वेरिएबल है। इसी तरह वेरिएबल कोई भी नाम का हो सकता है। अगर मैं अपने नाम अपने चैनल का ही बनाऊं तो बिट्स डिस्कवरी भी हो सकता है। इसके अंदर 10 मैंने स्टोर करवा दिए तो बिट्स डिस्कवरी जो है वो एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल्स ऐसे ही नहीं बना दिए जाते हैं, उसके कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं। हर जैसे ग्रामर के इंग्लिश के कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स, इसी तरह प्रोग्रामिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको यूज़ करने के तरीके के कुछ रूल्स होते हैं। अब इसमें रूल्स, आपके सबसे मेन रूल्स क्या होता है कि आपका सबसे पहला मतलब इस वाली जगह पे स्टार्टिंग वाला जो है वो नंबर नहीं हो सकता। मतलब 0 1 से जो भी है 10 तक कोई भी मतलब नंबर है वो नहीं हो सकता। उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड नहीं हो सकता। उसके अलावा आप अंडरस्कोर ऐड कर सकते हैं, जिसको हम इस तरह नीचे वाली लाइन को हम यूज़ करते हैं, मतलब मोस्टली हम लिखते हैं इसी तरह, ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नंबर में एक चीज़ है कि नंबर आप स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, पर आप इसको एंड पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बिट्स है ना, BITS, और अगर मैं 1 यूज़ कर लूँ, ठीक है, और फिर डिस्कवरी लिखूँ तो ये ठीक है। इसके अलावा जो है और क्या है इसके अलावा कि स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ये कुछ रूल्स हैं जो आप नहीं लिख सकते। इसके अलावा एक कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स कह लो, कीवर्ड्स या फिर डेटा टाइप्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, ये हमारे पास कुछ रूल हैं, मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ 2 3 उसके बाद 4 5 6। ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है बाइनरी को। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि बिट्स लिखूँ, बिट्स, तो ये ठीक है, ये वाला ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक कीवर्ड जो हम कोड के अंदर यूज़ करते हैं मोस्टली, फ्लोट हो गया या फिर इंट हो गया, या इस तरह के मज़ीद काफ़ी हैं, तो ये कीवर्ड्स हैं जो कि पहले से ही डिफ़ाइन है, मतलब कि फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं, हमने इसको यूज़ करते हुए कोड लिखना होता है, इसके बगैर हम नहीं चल सकते। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं, ये डेटा टाइप्स कहते हैं, ये भी अलाउड नहीं है। और इसके अलावा अगर मैं लिखूँ कि 1 बिट्स, अब ये वाला हिस्सा पहले आ गया तो ये भी अलाउ नहीं है। अगर मैं लिखूँ BITS 1, ठीक है, तो अब ये एंड पर आ गया तो ये अलाउ है। ये बीच में भी आ सकता है, कहीं पर भी एंड पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। और अगर इसके अलावा मैं लिखूँ BI_TS तो ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एक और लिखूँ यहाँ पर जनाब BITS, और ये वाली जो स्पेस है, मतलब ये स्पेस जो आ गई है ये भी अलाउड नहीं है। और अगर मैं कोई कैपिटल या स्मॉल लिखता हूँ तो भी वो अलाउ है। अगर मैं जैसे कि हैश लिख लूँ, हैश, या $साइन यूज़ कर लूँ, या फिर
ये यूज़ कर लूँ या फिर ये यूज़ कर लूँ, @ यूज़ कर लूँ, मतलब ये स्पेशल कैरेक्टर जो हैं ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अच्छा, तो अब हमें वेरिएबल की कुछ हद तक समझ आ गई है कि वेरिएबल के रूल्स कौन कौन से हैं और वेरिएबल्स होता क्या है। ये हम जिसके अंदर हम बेसिकली वैल्यू स्टोर करवाते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये कुछ छोटी सी डेफिनेशन जो थी वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं जनाब डाटा टाइप्स की। अभी मैंने जैसे कि बताया था कि डाटा टाइप्स TYPES डाटा टाइप्स या फिर कीवर्ड्स और डाटा टाइप्स में फ़र्क ये है कि डाटा टाइप्स मतलब कि आपने जो डाटा ऐड कर रहे हैं वो कौन सा टाइप का। जैसे कि अगर मैं ऐड कर रहा हूँ ABC ऐड कर रहा हूँ, ये डाटा डिफरेंट है। अगर मैं 1 2 3 ऐड कर रहा हूँ तो ये डाटा डिफरेंट है, और अगर मैं सिर्फ ये डाटा ऐड कर रहा हूँ तो ये डिफरेंट है। ये कोडिंग की ज़बान में डिफरेंट कहलाता है। अब कैसे डिफरेंट है कि अगर मैंने इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो ये एक पूरा 3 वर्ड्स हैं, बल्कि हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर ये 1 2 3 यानी कि नंबर्स हैं, तो नंबर्स के लिए जो डाटा टाइप यूज़ होता है, डाटा टाइप्स नंबर के लिए वो है हमारे पास INT, इंटीजर्स इसको हम कहते हैं। और अगर हमें सिंगल कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर मतलब कि सिंगल CHARACTER, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये बहुत आगे चला गया पर चलें कोई बात नहीं, CHAR। और अगर हमारे पास मतलब 3 है जैसे कि ABC, ये पूरे एक वर्ड्स हैं, मतलब सिंगल कैरेक्टर नहीं है, ये 3 वर्ड्स हैं। तो 3 वर्ड्स हमारे पास, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के लिए हम स्ट्रिंग का ही डाटा टाइप मोस्टली यूज़ करते हैं, बट बाज़-औक़ात आप स्ट्रिंग यूज़ नहीं करते। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे सी के अंदर, सी लैंग्वेज जो है उसके अंदर हम कैरेक्टर को ही यूज़ करते हुए मतलब स्ट्रिंग बना लेते हैं। पर C++ में आप अगर आपका ये वर्ड्स हैं इस तरह के, तो हम फिर उसके अंदर एक स्ट्रिंग जो है वो यूज़ करते हैं। अब डाटा टाइप हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहली बात, अगर हमने कोई नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल को अगर हमने कोई डिक्लेयर करना है, वेरिएबल हमने कोई बनाना है, कोई लिखना है कि भाई ये मेरा वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो है ये मैंने एक वेरिएबल बनाना है, तो सबसे पहले आपने उसको बताना है कि भाई इसके अंदर आपने स्टोर क्या करवाना है, नंबर करवाना है या फिर कोई करैक्टर है, कोई करैक्टर स्टोर करवाना है या फिर इसके अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करवानी है। तो आप उसको पहले बताएंगे कि आपने कौन सा जो है वो क्या करवाना है, क्या मतलब जैसे कि आप कोई नंबर करवाएंगे 10 आ गया या फिर A = B आ गया, कुछ मतलब ये करैक्टर स्टोर करवा दिए एक वेरिएबल के अंदर। और ए के अंदर हम ए भी मतलब सेम भी करवा सकते हैं, बहरहाल इसको समझने की भी, इसको छोड़ें, यहाँ तक समझ लें। अब अगर मैं A = 10 मतलब इंटीजर करवा रहा हूँ तो इसकी डाटा टाइप जो है वो ए होगी, ठीक है। और अगर मैं कोई करैक्टर स्टोर करवा रहा हूँ तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल की टाइप जो होगी वो करैक्टर होगी। तो इस तरह करके हम जो है वो चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। इस तरह क्योंकि रूल्स बने हुए हैं तो प्रोग्रामिंग को समझने में, मतलब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, अगर हम उसको पहले ही बता देंगे कि भाई ये वाली जो वेरिएबल है ना, ये मैंने बनाया है, किस टाइप का ये बनाया है, इन टाइप का, इस तरह इसको पता लग जाएगा भाई अच्छा इसके अंदर जो वैल्यू होगी कोई नंबर ही होगी, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर करैक्टर CHAR वेरिएबल बना लेता हूँ तो इससे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो करैक्टर से पता लग जाएगा अच्छा इसके अंदर कोई करैक्टर होगा, मतलब A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, कोई भी इस तरह का करैक्टर होगा। और इसी तरह अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो अगर स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब कोई वेरिएबल बनाऊँ, उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग रखूँ, तो उसको पता लग जाएगा कि कोई एक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिजिट कह रहा हूँ, सॉरी, अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब ABC या कुछ इस तरह का लिखा हुआ है कुछ इसके अंदर, तो इस तरह से रीड करने में आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली ये सारा जो था वो 3 कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कोशिश तो थी कि 10 मिनट में समझा दूँ, पर मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी। बोले थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।